हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसपी कॉमर्स एकेडमी। स्टूडेंट्स, पिछली क्लासेस में हमने आपको डिफरेंसेस बताए थे ओरल और रिटन कम्युनिकेशन के बीच में। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं इफेक्टिव कम्युनिकेशन के बारे में। साथ ही साथ इफेक्टिव कम्युनिकेशन के प्रिंसिपल भी हम आपको बताएंगे, जो कि अगर एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो चलिए आइए जानते हैं इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्या होता है। देखिए, इफेक्टिव कम्युनिकेशन का जहां तक तात्पर्य है, हिंदी में से हम प्रभावी संचार कहते हैं। और प्रभावी संचार से आशय एक ऐसी संचार प्रक्रिया से है जहां पे हम अपने विचारों एवं सूचनाओं का आदान प्रदान एक दूसरे से करते हैं, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं पूरी तरह से अस्पष्टता होती है। जब हम कभी भी विचार एवं सूचनाएं दूसरी तरफ ट्रांसफर करते हैं, जैसे हमने अपने पहले लेक्चर में बताया था संचार की मीनिंग के बारे में, तो हमने दो एलिमेंट्स आपको बताए थे। पहला एलिमेंट था आपका सेंडर और दूसरा सामने जो हमारे एलिमेंट है वो होता है रिसीवर। जैसे हम जानते हैं सेंडर को हम प्रेषक कहते हैं और रिसीवर को हम क्या कहते हैं, प्राप्तकर्ता। देखिए, यहां से सेंडर जब कभी भी कोई भी इंफॉर्मेशन, एडवाइस, सजेशंस रिसीवर तक पहुंचाता है, तो जैसे ही रिसीवर के पास सूचनाएं पहुंचती हैं या कोई आइडियाज पहुंचते हैं, उसके तुरंत बाद रिसीवर उसका रिस्पॉन्स करता है। लेकिन रिस्पॉन्स तभी कर सकता है जब रिसीवर को वो सारी बातें अच्छी ढंग से समझ में आ जाए। तो देखिए, प्रभावी संचार का अर्थ बस इतना सा होता है कि जो भी विचारों एवं सूचनाओं का आदान प्रदान हो, उसमें सिर्फ विचारों सूचनाओं के आदान प्रदान करने मात्र से नहीं, अपितु उसकी समझने मात्र से। जब तक इनकी विचार, जैसे हमने यहाँ पे प्रेषक की बात की है, तो प्रेषक के विचार जब तक रिसीवर को अच्छे ढंग से समझ में नहीं आ जाते, तब तक कभी भी वो प्रभावी संचार नहीं माना जाता। इसकी सिंपल सी मीनिंग की बात करें तो प्रभावी संचार के बारे में हम कह सकते हैं कि प्रभावी संचार में न केवल विचारों एवं सूचनाओं का आदान प्रदान होता है, अपितु यहाँ पे भावनाओं का भी आदान प्रदान होता है। जब कभी भी हम प्रभावी संचार के विषय में बात करते हैं, जब भी कभी भी हम प्रभावी संचार करना चाहते हैं, तो हमें कहीं ना कहीं रिसीवर को टारगेट करना होता है। जब तक हम रिसीवर को टारगेट नहीं करेंगे, तब तक टारगेट करने का अर्थ यहाँ पे क्या है कि हमें रिसीवर के बारे में पूरी तरह से जानना और समझना होगा। अब जानने और समझने से तात्पर्य क्या है कि रिसीवर की इथिकल बैकग्राउंड, पर्सनैलिटी, एटीट्यूड, साथ ही साथ इसके कल्चरल बैकग्राउंड के बारे में पूरी तरह से जानकारी हमें होनी चाहिए, तभी हम प्रभावी संचार कर सकते हैं। अगर हमें रिसीवर के बारे में अच्छे ढंग से जानकारी नहीं है, तो कभी भी हम प्रभावी संचार नहीं कर सकते। प्रभावी संचार की जहां तक प्रिंसिपल्स की बात है, अगर आप को जो प्रिंसिपल हम बताने जा रहे हैं, अगर इस प्रिंसिपल को आप फॉलो करते हो, तो निश्चित रूप से आप प्रभावी संचार किसी के भी साथ कर सकते हो। प्रभावी संचार की प्रिंसिपल्स क्या क्या है? जैसे प्रिंसिपल्स की अगर हम बात करें, तो जो चीजें हमारी संचार प्रक्रिया को बेहतर बनाएगी, जो चीजें या जो एलिमेंट्स हमारे संचार को बहुत ही अच्छा बनाते हैं, और वो एलिमेंट्स होते क्या हैं? देखिए, जब जनरली हम किसी से बात करते हैं, जैसे एज ए सेंडर हम किसी से बात कर रहे हैं, तो सामने जो हमारे रिसीवर है, हमें रिसीवर को थोड़ा रिस्पेक्ट देनी चाहिए, नम्रता के साथ बात करनी चाहिए। साथ ही साथ अगर रिसीवर दुखी है, परेशान है, तो ऐसी घड़ी में उससे धीमी आवाज में बात करना चाहिए, बहुत ज्यादा चिल्लाना नहीं चाहिए। उससे जाके पूछना चाहिए, उसके हालचाल जानने चाहिए, ताकि उसको कुछ सांत्वना मिल सके। जब आप उसकी सांत्वना लेने का प्रयास करते हैं, तो संचार क्या हो जाता है, प्रभावी होता है। देखिए, जब हम संचार करते हैं, तो संचार नॉर्मल, अगर सिर्फ कम्युनिकेशन की बात करें, तो वहां पे सिर्फ विचारों एवं सूचनाओं का होता है। लेकिन जहां तक प्रभावी संचार का बात है, प्रभावी संचार की जो बात है, वहां पे सिर्फ विचारों एवं सूचनाओं का आदान प्रदान नहीं होता, अपितु वहां पे क्या होता है, भावनाओं का भी आदान प्रदान होता है। सामने वाला खुश है तो हम उससे खुश होकर बात करेंगे, उससे दुखी है तो हमें दुखी होकर बात करना होता है, तभी कहीं ना कहीं उसका पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ेगा। अगर कोई बहुत ज्यादा दुखी है और वहां पे जाके हम हंस रहे हैं, जैसे सपोज कहीं पे कोई शोक सभा है और वहां पे जाके हम हंस के बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं संचार के दृष्टिकोण से नकारात्मक माना जाता है। तो हमें एक जनरली ये भी कह सकते हैं कि हमें टाइम, प्लेस, पर्सन, तीन मुख्य एलिमेंट हैं
जो आपके संचार को बेहतर बनाने में आपकी मदद करते हैं। जब कभी भी आप कहीं पे अपने विचारों एवं सूचनाओं को प्रकट करें, इस बात का ध्यान रखें कि हम किस प्लेस पे बात कर रहे हैं, किस समय बात कर रहे हैं और किससे बात कर रहे हैं। अगर हम प्लेस की बात करें, टाइम की बात करें, पर्सन, टाइम, प्लेस, पर्सन, अगर हम तीनों को ध्यान रखें तो निश्चित रूप से हमारा संचार क्या होगा, बेहतर होगा, प्रभावी होगा। देखिए, प्रभावी संचार की मीनिंग के बाद अगर हम प्रिंसिपल्स की बात करते हैं, क्योंकि प्रिंसिपल्स ही आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन के क्या सिद्धांत होते हैं, क्या क्या प्रिंसिपल्स हैं। और इन्हीं प्रिंसिपल्स को कभी कभी कुछ अलग ढंग से क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है कि 7C बताइए, जो डायरेक्टली इससे रिलेट करता है। आपसे प्रिंसिपल्स पूछे, प्रिंसिपल ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन, या आपसे 7C पूछे, तो आपको यही आंसर देना है। चलिए आगे देखते हैं प्रिंसिपल ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। देखिए, प्रिंसिपल ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन की बात करें तो इसमें जो पहला प्रिंसिपल होता है हमारा, वो होता है क्लियर। अब क्लियर का अर्थ क्या है, अस्पष्ट। देखिए, जब कभी एक प्रेषक अपनी सूचनाएं प्राप्तकर्ता तक पहुंचाता है, एक सेंडर अपनी जो भी इंफॉर्मेशन रिसीवर को देता है, तो वहां पे फर्स्ट चीज ये ध्यान रखनी है हमें कि हम जो भी सूचनाएं भेज रहे हो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए। ओरल कम्युनिकेशन के केस में जब हम अपनी बातों को सामने वाले से कहते हैं या सामने वाले के पास भेजते हैं, ऐसी दशा में जो भी वर्ड्स हम बोल रहे हैं वो बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए। अगर वर्ड्स हमारे स्पष्ट नहीं हैं तो निश्चित रूप से रिसीवर को या प्राप्तकर्ता को बातें समझ में नहीं आएंगी और वहां कहीं ना कहीं सिर्फ संचार मात्र होगा, कभी भी प्रभावी संचार एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो हमें फर्स्ट पॉइंट ये ध्यान रखना है, हम जो भी इंफॉर्मेशन एज ए सेंडर किसी के पास भेज रहे हैं, हमारी सारी इंफॉर्मेशन बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। खासकर देखिए ओरल कम्युनिकेशन के केस में है, अगर रिटन कम्युनिकेशन हम कर रहे हैं तो हमारी जो हैंड राइटिंग है, हमारे जो कंटेंट्स हैं, हमारे जो ओकैब्स हैं, वो बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। अगर राइटिंग क्लियर रहेगी तो निश्चित रूप से हम रिसीवर को अपनी सारी इंफॉर्मेशन उस तक पहुंचा सकते हैं। हम जिस पर्पज से कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, हम जिस उद्देश्य के साथ संचार करना चाहते हैं, वो उद्देश्य निश्चित रूप से क्या होगा, पूरा होगा। लेकिन अगर मैसेज क्लियर नहीं है तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो सकती है संचार में। तो ये फर्स्ट आपका प्रिंसिपल है, फर्स्ट और सेकेंड प्रिंसिपल पर ध्यान देंगे। अगर सेकेंड प्रिंसिपल्स की बात करें तो कंसाइज। कंसाइज होना चाहिए। जाने देखिए क्या होता है कि जब आप कहीं पे सफर करते हैं या किसी से मिलते हैं तो कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो आपको अपनी सारी इंफॉर्मेशन बताना शुरू कर देते हैं और एक पर्टिकुलर समय के बाद उनकी बातें सुनते सुनते आप क्या हो जाते हैं, बोर हो जाते हैं। और जैसे ही आप बोर होना शुरू करते हैं तो उस इंफॉर्मेशन से आपका जो फोकस है, आपका जो कंसंट्रेशन है, वो हटने लगता है। फिर सामने वाला कुछ भी बोले आप हाँ ना करते चले जाते हैं। देखिए, जब इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा लंबी हो जाए, जब हम कभी पे कोई भी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं तो हमारा ये ध्यान रखना हमें कि हमारा इंफॉर्मेशन बिल्कुल शार्ट होना चाहिए, संक्षिप्त में होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। और इंफॉर्मेशन अगर छोटे से प्रारूप में भेजा जाता है तो बहुत ही प्रभावी माना जाता है। हमें कम से कम शब्द में ज्यादा से ज्यादा बातें बतानी होती है। अगर हम इसे बताने में सक्षम हैं तो ही हमारा संचार क्या होगा, प्रभावी होगा। अगर हमारी जो भी इंफॉर्मेशन है, जो भी सूचनाएं हैं, वो बहुत ज्यादा बड़ी होती हैं तो ऐसी दशा में समस्याएं आ सकती हैं। जैसे खासकर अगर कंपनी की रिपोर्ट्स की बात करें तो रिपोर्ट्स 1 से 2 पेज में, 3 पेज में, मैक्सिमम 10 पेज में
उसको शार्ट करने का प्रयास किया जाता है। कितनी भी बड़े बिजनेस क्यों ना हो, लेकिन रिपोर्ट जो भी बनाए जाते हैं वो शार्ट बनाए जाते हैं। क्यों बनाए जाते हैं? ताकि उसको आसानी से पढ़ा जा सके, आसानी से समझा जा सके, और लोग संक्षिप्त चीजों को ही आसानी से समझना पसंद करते हैं। अगर चीजें बहुत ज्यादा लेंदी होती है तो एक पर्टिकुलर समय के बाद कोई भी व्यक्ति उस इंफॉर्मेशन से अपना ध्यान हटाना शुरू कर देता है। तो हमें सेकेंड प्रिंसिपल में क्या ध्यान रखना है कि हमारी जो भी इंफॉर्मेशन है वो संक्षिप्त होनी चाहिए, बहुत ज्यादा बड़ी नहीं होनी चाहिए। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा करेक्टनेस। देखिए, जो भी इंफॉर्मेशन हम शेयर करें, जो भी संदेश हम भेज रहे हैं, वो बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए। करेक्ट होने का मतलब बिल्कुल शुद्ध फॉर्म में होना चाहिए, उसके अंदर शुद्धता होनी चाहिए। अगर वो करेक्ट नहीं है तो ऐसी दशा में भी संचार क्या होता है, अपना प्रभाव छोड़ने लगता है। जैसे जब कभी भी व्यवसाय में किसी भी प्रकार से हम कोई भी सूचनाएं हस्तांतरित करते हैं, अगर हम सूचनाएं ट्रांसफर कर रहे हैं और हमारी सूचनाएं हमेशा सत्य होती है, तो हमारे प्रति जो मैनेजमेंट है या मैनेजमेंट की जो रिलायबिलिटी है, विश्वसनीयता है, वो बढ़ जाती है। लेकिन जब कभी भी हम कहीं ना कहीं गलत इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं, ऐसी दशा में अगर हमारी इंफॉर्मेशन करेक्ट नहीं होती है तो हमारे प्रति जो विश्वसनीयता होती है धीरे धीरे कम होती है। अगर हमारी गलतियां ज्यादा होने लगी तो पर्टिकुलर समय के बाद हमारी विश्वसनीयता पूरी तरह से क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। तो कंपनी की लॉयल्टी के लिए क्या होना चाहिए कि जो भी इंफॉर्मेशन कंपनी के एम्प्लॉयज द्वारा शेयर किया जाना चाहिए, क्या होना चाहिए, बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए। अगर इंफॉर्मेशन करेक्ट है तो निश्चित रूप से जो भी संचार होगा वो प्रभावी होगा। आप जब कभी भी कोई भी इंफॉर्मेशन किसी को शेयर करेंगे तो निश्चित रूप से आपकी इंफॉर्मेशन को सुनेगा, वो समझेगा। लेकिन जब कभी भी आप गलत इंफॉर्मेशन देते हैं, कंटिन्यू अगर गलत इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से क्या होगा, वहां पे विश्वसनीयता का अभाव होगा, आपकी विश्वसनीयता का अभाव देखने को मिल सकता है। तो देखिए, 3 प्रिंसिपल्स है। पहले में हमारे मैसेज क्या होने चाहिए, बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, जो भी इंफॉर्मेशन, जो भी सजेशंस, एडवाइजेज हम दे रहे हैं। सेकंड पॉइंट पे हमने बताया कॉन्साइज का मतलब होता है कि संक्षिप्त होना चाहिए। जो भी हम अपनी इंफॉर्मेशन शेयर करें वो ब्रीफ में होना चाहिए, बहुत ज्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, बहुत ज्यादा लेंथी नहीं होना चाहिए। थर्ड हमने बताया करेक्टनेस के बारे में, वो बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए। अब नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आगे बढ़ते हैं। देखिए, नेक्स्ट पॉइंट है कंसिडरेशन, विमर्श। देखिए, कंसिडरेशन का मतलब क्या होता है, विमर्श का अर्थ क्या होता है कि जब कभी आप अपनी कोई भी इंफॉर्मेशन किसी अन्य व्यक्ति तक पहुंचाते हैं तो एक बात ध्यान रखनी है कि जो हमारे सामने व्यक्ति खड़ा है या जिसको हम अपनी बातें बताने वाले हैं या जिन तक हम अपनी बातें पहुंचाने वाले हैं, उस व्यक्ति का बैकग्राउंड कैसा है। जैसे क्वेश्चन की स्टार्टिंग में ही हमने बताया कि हम चाहते हैं कि अगर हमारा संचार प्रभावी हो तो इसके लिए हमें करना क्या होगा, हमें स्पेशली रिसीवर को टारगेट करना होगा, रिसीवर के बारे में जानना हो, समझना हो कि वास्तव में रिसीवर है कौन, रिसीवर का एटीट्यूड कैसा है, पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव, पर्सनैलिटी कैसी है। पर्सनैलिटी में कई सारी चीजें आ जाती हैं आपकी। पर्सनैलिटी में से उसके बॉडी लैंग्वेज की बात करें, हाइट की बात करें, ड्रेसिंग सेंस की बात करें, उसकी नॉलेज की बात करें, स्किल्स की बात करें, ये सारी चीजें पर्सनैलिटी में काउंट हो जाती है। साथ ही साथ यहाँ पे कल्चरल बैकग्राउंड, एथिकल बैकग्राउंड की बात करें, कल्चरल बैकग्राउंड की बात करें तो वो किस धर्म से बिलोंग करता है, किस जाति का है, आपकी किस समाज से बिलोंग करता है, किस कम्युनिटी से आता है। इसी के साथ साथ अगर कल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो उसकी रहन सहन क्या है, खान पान क्या है, पहनावा ओढ़ावा कैसा है, उसकी लिविंग स्टैंडर्ड्स क्या है। इन तमाम पॉइंट्स पे हमें विचार विमर्श करने होते हैं। और जब हम इन चीजों पे अच्छे ढंग से विचार विमर्श करते हैं और तब जाके हम कहीं ना कहीं अपनी बातों को रिसीवर तक पहुंचाते हैं। एज ए सेंडर हम अपनी बातें जो रिसीवर तक पहुंचाते हैं
तो रिसीवर उसको इजीली समझ सकता है कि वास्तव में प्रेषक क्या कहना चाहता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको कहीं ना कहीं एज ए टीचर हमें कहीं ना कहीं सेमिनार अटेंड करना है, या कुछ स्टूडेंट्स आए हुए हैं, उनको हमें कुछ बताना है किसी पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में, या फिर कुछ भी पूर्व में निर्धारित नहीं और हमें से डायरेक्टली खड़ा कर दिया गया कि बच्चों को आप कुछ बताइए। तो हमें पहली चीज तो बच्चों की क्राइटेरिया को देखना होगा, बच्चों की क्वालिफिकेशंस को देखना होगा, बच्चों की एज ग्रुप को देखना होगा कि किस एज ग्रुप के बच्चे। जैसे खासकर ग्रेजुएशन की बात करें, ग्रेजुएशन की बात करेंगे तो आपकी 18 to 24 के मिड में आते हैं, लगभग 18 से 24 साल के बच्चे हैं। अब उनको हम कोई ऐतिहासिक घटना के बारे में बताएं, या फिर हम किसी ऐसे टॉपिक के बारे में बताएं जो डायरेक्टली रिलेवेंट नहीं है इनसे, ठीक, कभी भी हमारी बातें ध्यानपूर्वक नहीं सुनेंगे। हमें ध्यान रखना है कि 18 से 24 के बीच में बच्चे कौन सी या किस टॉपिक पे बातें करना पसंद करते हैं, कैसी बातें चाहते हैं सुनना, और जो बातें सुनना चाहते हैं अगर उस लहजे में या उस तरीके से बात की जाएगी तो निश्चित रूप से क्या होगा, आपका जो संचार होगा आपको क्या होगा, बिल्कुल इफेक्टिव होगा, प्रभावी होगा। लेकिन अगर हम कंसिडरेशन नहीं करते, अगर हम विचार विमर्श नहीं करते अपने रिसीवर के प्रति, अपने रिसीवर के बारे में एनालाइज नहीं करते, तो कभी भी हमारा संचार प्रभावी नहीं होगा। ये पॉइंट भी आपका क्लियर हो गया होगा। कंसिडरेशन में हमें क्या ध्यान रखना है, कल्चर ध्यान रखना है, पर्सनैलिटी, एटीट्यूड्स, ठीक है, एज ग्रुप की बात करें, ये सारी चीजें जब तक हम स्पष्ट नहीं कर लेते तब तक हमें कम्युनिकेशन नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, चैनल। जब कभी भी हम कोई भी इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं तो ऐसी दशा में हमें यह भी ध्यान रखना है कि माध्यम क्या है और माध्यम कैसा है। जब कभी भी कोई इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं तो आपको चीजें डिसाइड करनी होती है कि आप जो संचार करने वाले हैं उसका माध्यम क्या होगा। माध्यम आपका जैसे मैंने बताया था कि या तो वर्बल हो सकता है या तो नॉन वर्बल हो सकता है। वर्बल के हमने दो पार्ट बताए थे आपको, या तो आप ओरल कम्युनिकेशन के माध्यम से अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं या तो रिटन कम्युनिकेशन। तो आपको ये डिसाइड करना होता है कहाँ पे हम ओरल कम्युनिकेशन करें तो ज्यादा बेहतर है, कहाँ पे हम रिटन कम्युनिकेशन करें तो ज्यादा बेहतर है। अगर हम दोनों के, अभी हमने कल आपको इफेक्टिवनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों में डिफरेंस बताए थे और वहां पे हमने ये बताया था कि ओरल कम्युनिकेशन ज्यादा प्रभावी होता है। ऐसा हमने क्यों कहा था, क्योंकि अभी अभी हमने मीनिंग में बताया आपको कि संचार के थ्रू हम सिर्फ विचारों एवं सूचनाओं का आदान प्रदान करके शांत नहीं रह सकते, हमें अपनी भावनाओं को भी व्यक्त करना होता है। और भावनाएं हम कहाँ पे व्यक्त कर सकते हैं, जब हम ओरल कम्युनिकेशन करेंगे। अगर हम ओरल कम्युनिकेशन नहीं करेंगे तो हम अपनी भावनाओं को व्यक्त नहीं कर सकते। तो देखिए रिटेन कम्युनिकेशन में आपको अपनी भावनाएं व्यक्त करने के चांसेस नहीं मिलते, जबकि ओरल में मिलते हैं। इसके साथ ही साथ आप प्रभावी संचार कर रहे हैं तो नॉन वर्बल के पार्ट में आते हैं। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, जैसे वर्बल कम्युनिकेशन की मीनिंग हमने बताई थी, जहां पे हम शब्दों और वाक्यों का इस्तेमाल करते हैं। वो हमारा कौन सा कम्युनिकेशन होता है, शाब्दिक संप्रेषण या वर्बल कम्युनिकेशन। और दूसरी तरफ अगर हम बात करें नॉन वर्बल की, जहां पे हम ना तो कोई वर्ड्स इस्तेमाल करते हैं ना तो हम कोई सेंटेंस इस्तेमाल करते हैं, फिर भी संचार होता है। और उसके टाइप्स बताए थे नॉन वर्बल की, या तो हम बॉडी लैंग्वेज के माध्यम से, बॉडी लैंग्वेज का मतलब जैसे हमने बताया था कि हाथ हिलाना, बॉडी की मूवमेंट्स से जो बातें हमें समझ में आए, जैसे हमें किसी को बुलाना है तो हम बुलाते हैं, इशारा करते हैं अलविदा करने के लिए, ठीक है, कोई विक्ट्री का सिंबल बनाते हैं। ये सारी चीजें कहाँ पे काउंट होती हैं, बॉडी लैंग्वेज में। साइन लैंग्वेज की बात की थी हमने, हम सड़कों पे, तमाम जगहों पे या रेस्टोरेंट में, किसी अच्छे म्यूजियम में जाते हैं, जैसे म्यूजियम में जाते हैं तो वहां पे कैमरा अलाउ नहीं होता, तो डू नॉट यूज कैमरा के बजाय क्या होता है, कैमरा लिखा होता है, उस पर कट का निशान होता है। किसी अच्छे रेस्टोरेंट में जाते हैं तो वहां पे धूम्रपान अलाउ नहीं होता, तो वहां पे क्या होता है, सिगरेट बनी होती है, कट का निशान होता है, तो हम समझ जाते हैं कि यहाँ पे अलाउ नहीं है। हम सड़क पे चलते हैं तो हमने बताया था कि रेलवे क्रॉसिंग आने से पहले ही हमें सिंबल्स दिख जाती है, तो वहां पे भी संचार होता है। तो देखिए जहां तक प्रभावशीलता की बात है, जब आप चाहते हैं कि आपका संचार प्रभावी हो
तो इसके लिए आपको चैनल डिसाइड करना इंपॉर्टेंट होता है कि कहाँ पे कौन से चैनल में हम संचार करें तो हमारा संचार ज्यादा प्रभावी है। देखिए, एज ए सुपरवाइजर आपको असिस्टेंट मैनेजर के पास कोई संदेश भेजना है तो आप कहीं ना कहीं ओरल कम्युनिकेशन के माध्यम से मैसेज भेज सकते हैं। लेकिन एज ए सुपरवाइजर आपको एमडी के पास या डायरेक्टर्स के पास मैसेज भेजने हैं तो वहां पे आप ओरल कम्युनिकेशन नहीं यूज करेंगे, वहां पे आपको रिटेन यूज करना होगा, रिटेन कम्युनिकेशन के माध्यम से। तो चैनल जो डिसाइड होता है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कहाँ पे किस सिचुएशन में कैसे संचार करना चाहते हैं और कहाँ पे कौन सा संचार ज्यादा प्रभावी है। तो जब आप चैनल परफेक्टली डिसाइड करते हैं तो भी संचार क्या हो जाता है, इफेक्टिव होता है। अब देखिए, चैनल के साथ साथ नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ते हैं। कंटिन्यूअस। देखिए, जब आप कभी भी अपने विचारों एवं सूचनाओं का आदान प्रदान करें तो विचारों एवं सूचनाओं के आदान प्रदान ये बातें आपको नोटिस करनी है, बातें ध्यान रखनी है आपको कि आपके संचार की जो प्रक्रिया है उसमें बहुत ज्यादा गैप ना हो। आप किसी से हेलो करते हैं, वो सामने वाला रिस्पॉन्स करता है तो आप 2 मिनट रुक जाते हैं, फिर उसके बाद उससे पूछते हैं कि आप कैसे हैं, फिर आप रुक जाते हैं काफी समय के लिए। तो देखिए, जब आप इस तरीके से करेंगे तो जो आपका रिसीवर होगा वो कहीं ना कहीं इरिटेट होगा, आपसे नाराजगी जाहिर करेगा, आपसे बात करना पसंद नहीं करेगा। देखिए, संचार तभी प्रभावी होता है जब वो कंटिन्यूअस फॉर्म में हो, जब वो सतत रूप से हो। अगर आप कंटिन्यूअस कम्युनिकेशन करते हैं तो ही कम्युनिकेशन क्या होता है, इफेक्टिव होता है, प्रभावी होता है। आपको इंस्टेंट रिस्पॉन्स देना होता है। आप इंस्टेंट रिस्पॉन्स करते हैं तो कहीं ना कहीं संचार क्या होगा, ज्यादा इफेक्टिव होगा। आप अगर कम्युनिकेशन में डिले करते हैं आप तो इंस्टेंट रिस्पॉन्स नहीं करते हैं या आपकी संचार की जो प्रक्रिया है वो बाधित होती है बार बार, और कोई भी इशू हो सकता है, जैसे टेक्निकल प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, लैंग्वेज का इशू हो सकता है, कोई भी इशू हो सकता है जिसके कारण से आपकी कम्युनिकेशन के मार्ग में बैरियर्स आ सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पे हम जब भी कम्युनिकेशन करें तो हमें एक बात का भी ध्यान रखना होता है कि हमारा जो संचार हो सतत कंटिन्यूअस हो। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आगे बढ़ते हैं। कर्टसी। कर्टसी का मतलब होता है विनम्रता या नम्रता कह सकते हैं या शिष्टाचार भी कह सकते हैं। देखिए, एक बात हमें ये भी नोटिस करनी है कि जब हम किसी से संचार करें तो संचार करने के दौरान हमें अपने प्राप्तकर्ता को सम्मान देना होता है, शिष्टाचार से बात करनी होती है। अगर हम शिष्टाचार से बात करते हैं तो निश्चित रूप से संचार क्या माना जाएगा, प्रभावी माना जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं कि हर एक केस में हमें शिष्टाचार ही देना है, हमें सिचुएशंस भी देखनी है। लेकिन ये आपको पॉइंट इसलिए हम बता रहे हैं कि आप एक कर्टसी की बात करें तो जब आप सामान्यतः किसी से पहल करते हैं बात करने की तो आप जो भी स्टार्ट लेते हैं तो स्टार्टिंग में आपको क्या करना है, संचार करना है, और संचार में आपको अपने रिसीवर को कहीं ना कहीं रिस्पेक्ट देना है। अगर आप अपने रिसीवर्स को रिस्पेक्ट देते हो, आप अपने ऑडियंस को रिस्पेक्ट देते हो तो निश्चित रूप से ऑडियंस या आपका जो रिसीवर है आपसे बहुत ही कम समय में कनेक्ट हो जाएगा, और जब वो कनेक्ट हो जाएगा तो कहीं ना कहीं आपका संचार प्रभावी होगा। देखिए, वही अगर आपकी इफेक्टिव कम्युनिकेशन की बात करें तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन देखिए क्या होता है कि लीडरशिप के लिए बहुत ज्यादा प्रभावी होता है। एक अच्छा नेता या एक अच्छा लीडर वही होता है जो बेहतर संचार करने की क्षमता रखता हो। जैसे फॉर एग्जांपल करंट में बात करें तो अगर कोई दुनिया में बताए तो दुनिया के नामचीन नेताओं में एक नाम है आपके प्राइम मिनिस्टर जी का, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का। जब वो भी संचार करते हैं तो बहुत तेजी से ऑडियंस से कनेक्ट हो पाते हैं, और यही जो कनेक्टिविटी है उन्हें एक अच्छे लीडर का स्वरूप प्रदान करती है। कोई भी व्यक्ति है तो जितना जल्दी अपने ऑडियंस या अपने रिसीवर से कनेक्ट होता है वो उतना ही अच्छा कम्युनिकेटर कहा जाता है, वो उतना ही अच्छा कहीं ना कहीं प्रेशर माना जाता है। तो आपका इफेक्टिव कम्युनिकेशन था, हमने इफेक्टिव कम्युनिकेशन की मीनिंग बताई, साथ ही साथ प्रिंसिपल ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन के बारे में बताया कि क्या होते हैं। देखिए, यही जो आपके यहाँ पे देख रहे होंगे फर्स्ट पॉइंट में क्लियर है। तो फर्स्ट आपका जो वर्ड है वो क्या नजर आ रहा है,
जो फर्स्ट लेटर है, सॉरी, वो क्या है, सी है। आप देखेंगे सेकेंड में तो थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स कह रहे हैं। देखिए इसी कारण से इसे 7C भी नाम दिया गया। प्रिंसिपल ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन की बात करें, इसे 7C के नाम से भी जाना जाता है। तो जब एग्जाम में आपसे 7C के बारे में पूछे तो भी आपको फाइनल आंसर ये देना है। अगर आपसे एग्जाम में कभी भी प्रिंसिपल ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन के बारे में पूछे तो भी फाइनल आंसर आपको यही देना है। ठीक है, अगर आपको प्रिंसिपल ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन में फिर भी कोई डाउट रह गया हो, फिर भी आपको कोई क्वेश्चन हो, तो कमेंट बॉक्स में जाकर के आप कमेंट कर सकते हैं। और कल हम आपको बताएंगे स्वॉट एनालिसिस के बारे में, जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। स्वॉट एनालिसिस क्या होता है, इसके क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, ये बिजनेस को कैसे प्रभावित करता है, ये बिजनेस के लिए कितना महत्वपूर्ण होता है। तो कल स्वॉट पे डिस्कशन करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।